दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिका कोचिंग सेंटर और इंडिका कोचिंग सेंटर के माध्यम से हम इतिहास से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं और उससे बनने वाले प्रश्न हैं उन सारे लेकर के आ रहे हैं। हमारी ये सीरीज जो है लगातार एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री तक चलती रहेगी। और हाँ, जो भी छात्र यूजीसी नेट, जेआरएफ एवं टीजीटी पीजीटी से संबंधित एग्जाम दे रहे हैं या सिविल सर्विसेज एवं स्टेट पीसीएस के एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इस तरह का एग्जाम दे रहे हैं वो इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत से चलते हैं। शुरुआत यह है कि जो इतिहास है, इतिहास को हमें समझना है और इतिहास को कैसे समझना है, किन किन बिंदुओं पे समझना है, इतिहास का डिवीजन क्या है, ये सारे चीज पहले चैप्टर में हम लेकर के आए हैं। तो देखिए, सबसे पहले इतिहास यानी हमारे जो सिलेबस में है भारतीय इतिहास, यही ये है इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री को अध्ययन की दृष्टि से हमें सुविधा हो सके, इसके लिए हम लोगों ने इसको 3 भागों में बांटा है। किन किन भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। पहले भाग को हम कहते हैं प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री। दूसरे भाग को कहते हैं हम मध्यकालीन इतिहास यानी मिडवेवल हिस्ट्री। और तीसरे भाग को कहते हैं हम आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। अब देखिए, जब हम ये चीज लेकर के चलते हैं तो ये देख रहे हैं कि जो ये कालक्रम है, ये कालक्रम कब से कब तक का है, किन किन कालक्रमों को हम मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री एवं मिडवेवल हिस्ट्री की श्रेणी में रखते हैं। तो देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री जो है, एंशिएंट हिस्ट्री जो है ये मानव के उद्भव से लेकर के यानी जब से मानव पृथ्वी पर आया तब से उसके बारे में जो जानकारियां हमको मिली और उसके बाद 1205 ईस्वी तक यानी मानव के उद्भव से लेकर प्रारंभ से लेकर 1205 के काल को हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के श्रेणी में रखते हैं। किसके श्रेणी में रखते हैं? एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत की श्रेणी में रखते हैं। उसी तरह से हम जो है मध्यकालीन भारत को 1205 से 1707 यानी 1205 जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनता है और 1707 यानी औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है, इस कालखंड को हम लोग मध्यकालीन इतिहास के रूप में जानते हैं। और इसको हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांट देते हैं? 2 भाग में बांट देते हैं। क्यों बांटते हैं? कि थोड़ा सा हमारी जो अध्ययन की सुविधा हो, ये आसान हो सके। ठीक। तो देखिए, इसको 2 भाग में जब हम बांटते हैं तो इसको 2 भाग वो भाग हैं, एक भाग को हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत और दूसरे भाग को कहते हैं हम मुगल साम्राज्य। अब दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रहता है? तो देखिए, दिल्ली सल्तनत जो है 1205 ईस्वी से लेकर और 1526 यानी 1205 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक के काल को हम लोग दिल्ली सल्तनत कहते हैं। यानी जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनता है तब से लेकर के, और जब बाबर आता है यानी 1526 में जब बाबर शासक बनता है भारत का, तब से लेकर के इस कालखंड को हम लोग दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। ठीक। और दूसरा कालखंड है मुगल साम्राज्य। अब देखिए, मैंने कहा कि 1226 में बाबर आ जाता है और बाबर जो है एक नए वंश की स्थापना करता है जिसे मुगल वंश के नाम से जाना जाता है। तो ये मुगल वंश कब से कब तक रहता है? तो मुगल वंश जो है ये 1226 से लेकर के और 1760 यानी औरंगजेब जब मरता है, ठीक है, औरंगजेब के मरने के बाद भी मुगल वंश चलता रहता है। लेकिन वो जो शासक आते हैं वो इतने कमजोर होते हैं कि वो संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में उनका प्रभाव नहीं रह जाता है। ठीक है। तो उनको जो है मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन उनके बारे में भी हम आप लोगों को चर्चा करेंगे। तो अब ये देख लीजिए, हमने कहा कि ये 3 भाग हो गए। पहले भाग को हमने कहा
के प्रारंभ से लेकर के 1205 ईस्वी तक को हम प्राचीन भारत यानी एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं। इसमें भी हम लोग जो है इसको दो भाग में बांट देते हैं। एक कहते हैं हम एंशिएंट हिस्ट्री, ये जो है प्रारंभ से 712, और दूसरे को कहते हैं हम पूर्व मध्यकाल, यानी पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत जो है 1205 से 712 से लेकर के 1205 तक के कालखंड को हम लोग कहते हैं पूर्व मध्य काल। ठीक, अब चलिए हम चलते हैं आधुनिक भारत के इतिहास पर। आधुनिक भारत को भी हम लोग जो है बांटते हैं, तो ये आधुनिक भारत 1760 से लेकर के और ये 1947 तक जाता है। कब तक? जब भारत को आजादी मिली, यानी 1760 से लेकर के 1947 के कालखंड को हम लोग आधुनिक भारत के नाम से जानते हैं। और उसके बाद 1947 के बाद से जो भी इतिहास लिखे गए अब तक को, उसको आधुनिक भारत के बाद यानी स्वतंत्र भारत के बाद के इतिहास के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हमारे इतिहास का डिवीजन हुआ कि कैसे हम लोगों ने इतिहास को बांटा अध्ययन की सुविधा के लिए। अब हम इन्हीं एक एक भाग को हम क्या करेंगे कि अलग अलग करके और पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि आखिर जब इस इतिहास को पढ़ेंगे तो इस इतिहास को पढ़ने के लिए हमारे पास वो साक्ष्य क्या है, वो स्रोत क्या है जो इन सब के बारे में हमको जानकारी जो है उपलब्ध कराएंगे। इसको हम कहते हैं इतिहास जानने के स्रोत। क्या कहते हैं? इतिहास जानने के स्रोत, यानी हिस्टोरिकल सोर्स हमारे पास क्या क्या है जो कि इस इतिहास की जानकारी हम लोगों को उपलब्ध कराएं। तो इसे भी हम तीन भागों में बांट देते हैं। पहले भाग को हम कहते हैं पुरातात्विक, यानी पुरातात्विक ये है एर्कोलॉजी। एर्कोलॉजी के अंतर्गत जो है हम कई सारी चीजों को रखते हैं। क्या क्या रखते हैं? इसके अंतर्गत हम रखते हैं, देखिए, अभिलेख को। ठीक है, यानी जो पिलर होते हैं जिसके अध्ययन को एपिग्राफी के नाम से जाना जाता है, उनसे हमें क्या क्या जानकारियां मिलती है उसे रखते हैं। दूसरा जो है हमारे पास मुद्रा है, यानी क्वाइन, तो इसके अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक के नाम से जाना जाता है। कभी कभी प्रश्न आता है कि अभिलेखों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? एपिग्राफी के नाम से जाना जाता है। और मुद्रा शास्त्र को क्या कहते हैं? तो न्यूमिस्मेटिक के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा। दूसरा हमारे पास जो स्रोत है वो स्रोत क्या है? तो दूसरा स्रोत हमारे पास है मूर्तियां। मूर्तियों से भी बहुत सारी जानकारी, स्कल्पचर जो है इसके बारे में भी हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे और इससे भी हमें जो है पाषाण काल यानी इतिहास के बारे में जानकारी हमको मिलती है। अगला है पेंटिंग यानी चित्रकला। चित्रकला से भी हम जो है इतिहास के बारे में, उस कालखंड के बारे में जानते हैं कि जो चित्रकलाएं उस समय की गई थी, कैसी चित्रकला की गई थी, किस प्रकार की चित्रकलाएं की गई थी, तो वहां से भी हमको इतिहास जानने की जानकारी जो है उपलब्ध हो जाती है। और अगला है मृदभांड यानी पोट्री। तो मृदभांड उस समय कैसे बनते थे, किस तरह के मृदभांडों का यूज किया जाता था, मृदभांडों पे कैसे कलर होते थे, ये सारी चीजें भी हमें इतिहास को जानने, सोचने, समझने में सहायता प्रदान करती है। तो ये तो हो गए हमारे इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोत। तो एक स्रोत हुआ। अब हम देखते हैं हमारे पास अगला स्रोत क्या है। अगला स्रोत है हमारे पास साहित्य। साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेचर। अब लिटरेचर और अगला स्रोत है विदेशी यात्रियों के विवरण। तो देखिए हमारे पास जो लिटरेचर है, इस लिटरेचर में हम किन किन चीजों को रखते हैं, लिटरेचर में हमारे पास क्या होता है, ये सारी चीजें जो है हम पढ़ेंगे। अब उसी तरह से जब हमने पूरा तत्व के बारे में बताया तो हम एक एक अभिलेखों के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत यहां संक्षिप्त जानकारी दे देते हैं। तो देखिए अभिलेख के अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र यानी एपिग्राफी अथवा पूरा लिपि शास्त्र के नाम से जाना जाता है। अभिलेख के अध्ययन को किसके नाम से जाना जाता है? एपिग्राफी या
पूरा लिपि शास्त्र के नाम से जाना जाता है। अब इसे स्तंभों, शिलाओं, गुफाओं, मूर्तियों आदि पर लिखा जाता था। देखिए ये क्या होता था कि जैसे इस तरह से एक पिलर बन गया, ये पिलर बन गया, ठीक है, तो अच्छा नहीं बन पा रहा है। अब इस पे कोई ऐसा लेख लिख देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अभिलेख। या इस तरह से कोई जो है गुफा बना दिए, ठीक, और इस गुफा के कहीं पे दीवार है, इस पे भी कुछ सारी चीजें लिख दिए। ये सब चीजें जो है अभिलेखों के अंतर्गत आती हैं। अब हम चलें अगले चीज पर। अगला चीज ये है कि कह रहा है कि जो अभिलेख हैं इसमें क्या होते थे, ठीक। तो अभिलेख में राजाओं के जीवन, उनका जीवन चरित्र कैसा था, उनके विचार कैसे थे, उनका साम्राज्य का विस्तार कहां से कहां तक था, उनके धर्म संबंधी सिद्धांत के क्या दृष्टिकोण थे, ये सारी चीजें जो है इन शिलाओं पे हमें आसानी से मिल जाती थी, जिससे उनके बारे में, उनके लोगों का के प्रति उनका विचार क्या था, ये सारी चीजें जो है हम आसानी से समझ लेते थे और उसके बाद हम उनके बारे में एक अच्छा दृष्टिकोण बना पाते थे। अब कह रहा है कि कुछ प्रमुख राजा जो हैं जिन्होंने अपने अभिलेखों को लिखवाया और उनके अभिलेख जो हमें प्राप्त हैं उनमें कौन कौन से हैं, तो उनमें देखिए ये आपका अशोक है, अशोक, कलिंग का राजा खारवेल जिसका अभिलेख है हाथी गुफा अभिलेख, बड़ा ही फेमस है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति और पुष्यमित्र सुंग का अभिलेख। ये सारे अभिलेख जो हैं कहीं ना कहीं ये हमें दिखाते हैं कि इनसे हमको क्या लाभ मिला। अब चलिए हम अगले चीज पर चलते हैं, मुद्राएं या मुद्रा या सिक्का। इसके अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मैटिक। तो न्यूमिस्मैटिक के अध्ययन के अंतर्गत हम प्राचीन काल में जो सिक्के मिले, अब सिक्के देखिए कई सारे धातुओं के बने होते थे। सिक्के जैसे सोने के सिक्के हमें मिले हैं कई स्थानों से, कहीं कहीं से हमें चांदी के सिक्के मिले, तांबे के मिले, पीतल के मिले, शीशे के मिले, प्रोटीन के मिले, कांसे के मिले। ये तमाम तरह के सिक्के जो हैं हमें प्राचीन काल में देखने को मिलते हैं और इन सिक्कों से भी हम लोग क्या करते हैं कि उस काल समय परिस्थिति के बारे में जानकारियां एकत्रित करते हैं, ठीक। प्राचीन काल में ये जो सिक्के मिले इसमें क्या होते थे कि बहुत सारे चिन्ह बनाए गए हैं। जैसे जब आप देखेंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय में यानी 5वीं शताब्दी में कुछ सिक्के मिले जिसे पंचमार सिक्कों के नाम से जाना गया। तो पंचमार के सिक्कों में क्या था कि 5 प्रकार के जानवरों के उसमें क्या बनाए गए थे, चित्रांकन किए गए। उसी प्रकार से कई सारे सिक्कों पे इन राजाओं के नाम होते थे, उनकी उपाधियां होती थी, उनके चित्र होते थे, ये कब से कब शासन किए, उनकी तिथियों का वर्णन मिलता है। ये सारी चीजें जो है हमें सिक्कों पे उपलब्ध होती है। अब देखिए मध्यकाल में शासकों की वंशावली, शासन प्रबंधन तथा राजनैतिक एवं धार्मिक विचार भी इन लगभग 3 शताब्दियों तक शासन करने वाले हिंद यूनानी इंडो ग्रीक जो शासक थे इन्होंने ही सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के चलाए। क्या चलाए? स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय जो जाता है ये हिंद यूनानियों को ही जाता है। तो हमने सिक्कों के बारे में ये सारी चीजें देखा। अब हम चलते हैं मूर्तियों के बारे में। मूर्तियों के बारे में देखिए कि ये जो मूर्तियां थी उस काल में, इन मूर्तियों से भी हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। जैसे प्राचीन भारत को जानने के लिए कौन कौन सी चीजें जो है इनमें दिखाई हमें दी, तो ये सारी चीज हम मूर्तियों से प्राप्त किए। अगला है कि इन मूर्तियों का हमें कहां कहां से प्राप्त हुआ, ये मूर्तियां कहां कहां से मिली, मूर्तियां जो दिखाई क्या में हमें क्या चीज दिखाई देने को मिली। तो देखिए ये मूर्तियां जो है हड़प्पा, जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई तो वहां हड़प्पा से देखे होंगे या मोहनजोदड़ो से देखते हैं कि पशुपति शिव की मूर्ति प्राप्त होती है। तक्षशिला से भी यह छौर यक्षिणी की मूर्ति मिली। मथुरा से हम देखते हैं कि कई सारी बौद्ध प्रतिमाएं मिली हैं। अजंता और एलोरा की गुफाओं से भी हमें कई सारी मूर्तियां जो हैं मिली हैं। ठीक।
अब देखिए हम चलते हैं कि आखिर ये मूर्तियां जो है क्या क्या हमें सिखाई या क्या क्या इन मूर्तियों से हमें देखने को मिला। तो इन मूर्तियों से उस समय की वंशावली क्या थी, उस समय के कला के बारे में किस तरह की व्यवस्था की गई थी, ये सारी चीज जो है हमें इस मूर्तियों में देखने को मिली। अब हमारा अगला टॉपिक है चित्रकला यानी पेंटिंग। पेंटिंग में हम ये देखते हैं कि किस तरह की पेंटिंग की गई थी, यानी उस तरह समय जो पेंटिंग की गई थी उसमें क्या क्या विशेषताएं थी। तो देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए मूर्तियों की मूर्तियां कह रहे हैं कि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत है, लेकिन मूर्तियों के साथ साथ पेंटिंग भी एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। ठीक, अब क्या है कि इन मूर्तियों में कई सारी चीजें दिखाई दी, इसमें विदेशी प्रभाव भी दिखाई दिया, देसी प्रभाव भी दिखाई दिया। उसी तरह से जब हम पेंटिंग में चलते हैं सॉरी, जब पेंटिंग में चलेंगे तो पेंटिंग में हम ये देखते हैं कि जैसे कि जो गुफाएं हैं, जैसे अजंता की गुफा हो गई, एलोरा की गुफा हो गई, इन गुफाओं से भी आपको पेंटिंग देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो पेंटिंग के साथ साथ हमने देखा मूर्ति, और अब हम चलते हैं कि इन मूर्ति पेंटिंग के बाद जो आपके पास जो है इतिहास जानने के जो स्रोत थे वो अब क्या है, अब वो है मृदभांड यानी पोट्री। तो मृदभांड उस समय के किस तरह के मृदभांड थे, ऐसे मृदभांडों में जैसे कि मिट्टी के मृदभांड जो बने थे उस पे कुछ कलर किया गया था। तो कह रहा है कि प्राचीन सभ्यता संस्कृति को जानने के लिए मृदभांडों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब ये कैसे रही, इसको देखिए। कह रहा है कि जो ये मृदभांड थे ये किसके निर्मित थे, ये मिट्टी के बने हुए बर्तन हुआ करते थे। किसके बने हुए बर्तन हुआ करते थे, ये मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे। नवपाषाण काल में पीले रंग के मृदभांड हमें मिले हैं। नवपाषाण काल में हमें कैसे मृदभांड मिले, पीले रंग के मृदभांड मिले। हड़प्पा काल में जब हम देखते हैं तो हमें काले रंग के मृदभांड दिखाई देते हैं। हड़प्पा काल में हमें कैसे मृदभांड दिखाई दिए, काले रंग के मृदभांड दिखाई दिए। लेकिन जब हम चलते हैं उत्तर वैदिक काल में तो उत्तर वैदिक काल में हमें चित्रित धूसर मृदभांड जो है दिखाई देते हैं। कैसे, चित्रित धूसर मृदभांड दिखाई देते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि मौर्य काल में कैसे मृदभांड दिखाई दिए। तो मौर्य काल में जब आए तो हमें जो है काले मृदभांड मिले। तो इस प्रकार से समय समय पर इन मृदभांडों में अनेक विशेषताएं हमें दिखाई दी। ठीक है, अब ये रह गए हमारे पुरातात्विक स्रोत। अब उसी स्रोत की कड़ी में हम चलते हैं, हमारा अगला स्रोत है साहित्यिक स्रोत। देखिए साहित्यिक स्रोतों पे हम अलग से वीडियो बना दिए हैं, उस वीडियो को जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। मैं यहां केवल उसका एक सिनॉप्सिस बता देता हूं कि धार्मिक साहित्य और दूसरे को कहते हैं हम लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में भी हमारे पास दो तरह के साहित्य दिखाई दिए। एक साहित्य दिखाई दिए हमारे पास वैदिक साहित्य और एक साहित्य दिए अवैदिक साहित्य। और वैदिक साहित्य के अंतर्गत हमारे पास क्या क्या है, तो वैदिक साहित्य के पास हमारे पास है वेद। देखेंगे कि ये वेद है, ये अरण्यक है, उपनिषद, पुराण, स्मृतियां, ठीक है ना, स्मृतियां, ये तमाम जो है क्या है, ये हमारे वैदिक साहित्य। दूसरा है अवैदिक साहित्य। अवैदिक साहित्य में क्या है कि बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य या अन्य इस तरह के जो साहित्य, जो धार्मिक साहित्य थे वो अवैदिक साहित्य के अंतर्गत रखे गए। ठीक है। तीसरा है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत जो है उस समय की जो भी पुस्तकें, कहानियां, नाटक लिखे गए उनको हम लोग लौकिक साहित्य के नाम से जानते हैं। इसमें जैसे आप देखेंगे कि हर्षचरित्र, ठीक है, क्या है, हर्षचरित्र है, अर्थशास्त्र है, इंडिका है, कल्हड़ की राज तरंगड़ी है। ये तमाम ऐसी पुस्तकें हैं जिसको हम लोग लौकिक साहित्य के अंतर्गत जानते हैं, रखते हैं और हम उसका अध्ययन करते हैं। देखिए हमने वैदिक साहित्य में आपको बता दिया कि जैसे वैदिक साहित्य में वेद,
वेद में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इनकी सारी वीडियो हम अलग से बना चुके हैं, इसलिए आप लोग वहां पे जाकर के इसे देख लीजिएगा। तो ये हो गए। अब इसके बाद जो है तीसरा आता है कि विदेशी यात्रियों के विवरण। क्या? विदेशी यात्रियों के विवरण। अब ये जो है ये विदेशी यात्रियों के विवरण, यात्रियों के विवरण, ये विदेशी यात्रियों के विवरण में देखिए थोड़ा सा पेन ये अच्छे से नहीं चल पा रही है। तो विदेशी यात्रियों के विवरण में हमारे पास जो सबसे पहले यात्री आए वो कहाँ के आए? हमारे पास जो यात्री आए वो यूनानी आए। कौन से आए? यूनानी। दूसरे जो हमारे पास यात्री आए वो क्या आए? चीनी। कौन आए? चीनी। और तीसरे यात्री आए वो अरब के आए। ठीक है, ये अरब से आए। तो इस प्रकार से ये जो यात्री हैं ये भी अपने समय के बारे में अनेक प्रकार की जानकारियां उपलब्ध कराए और इससे हमें इतिहास जानने में आसानी हुई। तो इस प्रकार से हमने इतिहास जानने के स्रोत के बारे में पढ़ा। इतिहास जानने के स्रोत से संबंधित हम फुल वीडियो जो है बना चुके हैं, इसलिए उसी चीज को हम रिपीट नहीं करना चाहते हैं। तो हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम अब शुरुआत से यानी पाषाण काल से लेकर के एक एक वीडियो हर चैप्टर का बनाते चलेंगे। आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, यदि कोई कमी रहेगी तो उसको हम